नमस्कार, मैं रविश कुमार। फरवरी के पहले हफ्ते तक केरल में कोरोना वायरस के 3 मामले सामने आए थे। उसके बाद से केरल में कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सोमवार से जैसे ही 3 मामलों की और पुष्टि हुई, दिल्ली के आसपास इस वायरस को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। लेकिन आप जो भी देख रहे हैं वो एहतियात के तौर पर तैयारियों की तस्वीरें हैं। सतर्क रहना है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि अनावश्यक अफवाहबाजी और चिंताओं से दूर भी रहें। यह ध्यान रखें कि चीन में इसका जोर अब धीमा पड़ चुका है। चीन से बाहर कम मौतें हुई हैं, ज्यादातर चीन में ही हुई हैं। अमेरिका में 6 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है और ईरान में 70 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। ईरान में कोरोना वायरस का जोर चीन के बाद ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इटली में 52 मौतों की खबर है। भारत में अभी भी यह 3 मामलों तक ही सीमित है। 2 भारतीय और 1 इटली के ही हैं। जरूर इसके कारण दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है। अफवाह के कारण भी बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए जिम्मेदारी का परिचय दीजिए। अगर यह वायरस फैल गया तो फिर आर्थिक मोर्चे पर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस मोर्चे पर भारत उबरने के लिए अलग अपनी बनाई हुई परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है। इस वक्त आप यही करें कि साफ सफाई का ध्यान रखें, गंदे हाथ से चेहरे को स्पर्श ना करें, छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें, भीड़ में जाने से बचें। यह वीडियो हमारी रिपोर्ट से सीधा संबंध तो नहीं रखता है। हम इसके जरिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से इटली होते हुए आए भारत के नागरिक की कहानी बता रहे हैं। इस व्यक्ति की दिल्ली एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं हुई, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया में अलर्ट नहीं था और वियना से दिल्ली आया। जांच के बाद इस व्यक्ति में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद से यह देखा जा रहा है कि यह व्यक्ति किस होटल में गया, इनके कौन कौन लोग आए घर पे, ये कहां गए। जैसे ही पता चला कि एयर इंडिया के बोइंग 787 से आए हैं, तो उस विमान पर मौजूद सभी कर्मी दल को नोटिस दिया गया है कि 14 दिनों तक आइसोलेशन यानी अलग थलग रहें, अपने घर में रहें, बाहर न जाएं। अगर कोई लक्षण दिखता है तो स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचना देनी होगी। दिल्ली के इस व्यक्ति के घर बच्चे के जन्मदिन की पार्टी थी। जैसे ही पता चला कि पार्टी में आए सभी लोगों को 14 दिनों के लिए, जो बच्चे हैं वो एक खास स्कूल के हैं, तो उन्हें आइसोलेशन यानी अलग थलग रखा गया है। आइसोलेशन का ये मतलब यह नहीं कि वायरस हो गया है या हो ही जाएगा, बल्कि यह है कि ना हो, और हो तो किसी और को ना फैले। यह वायरस जानलेवा नहीं है, ज्यादातर लोग इससे ठीक हो जाते हैं। जितने लोगों को वायरस हुआ है उसके अनुपात में देखें तो 2.3% से भी कम मौतें हुई हैं। सार्स के समय तो 10% से भी ज्यादा मौतें हुई थी। बहरहाल इनके बच्चे की पार्टी में आप आए, बच्चों के स्कूल को जब सूचना मिली तो एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिया गया। इसमें भी घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को वायरस हो गया है, बल्कि किसी को ना हो और बच्चों को, इसलिए स्कूल की साफ सफाई कराई जा रही है। नोएडा का एक और स्कूल बंद किया गया है, यानी 2 स्कूल बंद किए गए हैं। इस स्कूल में जो 2 बच्चे आए थे उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है? क्या तो उसके लिए जिन भी क्लासेस में गए थे, जिन भी बसेस में गए थे, पूरे स्कूल को सैनिटाइज करा दिया जा रहा है। और जिन भी बसों का उन्होंने उपयोग किया था, सब बसों को भी में जितने बच्चे थे उनको भी सर्विलेंस में रख लिया गया है। स्कूल सैनिटाइज करने के लिए अभी बच्चों का आना रोक दिया गया। कोरोना वायरस का कोई इलाज तो है नहीं, केवल सिम्टोमेटिक इलाज है। तो इसके लिए मेन चीज यही है कि आदमी खुद ही जो है, अगर किसी को कोई सिम्टम्स है तो वो पब्लिक प्लेसेस में ना जाए और खुद ही अपने को आइसोलेट कर ले। दिल्ली का यह व्यक्ति जहां जहां गया वहां जांच हो रही है। पता चला कि जनाब 28 फरवरी को हयात रेजेंसी होटल गए थे। इस होटल के रेस्तरां में जहां उन्होंने खाना खाया है, उसके स्टाफ जो उस दिन स्टाफ काम पर थे, उन्हें भी 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया है। यानी उन्हें कहा गया कि घर में बंद रहें, भीड़ में ना जाएं। होटल के स्टाफ का हर दिन टेम्परेचर लिया जाएगा। होटल में किसी भी स्टाफ का, ना ही वहां ठहरने वाले किसी व्यक्ति का पॉजिटिव निकला है, इसलिए आप आराम से होटल जा सकते हैं। साफ सफाई एहतियात के लिए है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस की तैयारियों की समीक्षा की है। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया गया है। 3.5 लाख N95 मास्क का इंतजाम किया गया है। यहीं पर बता दूं कि हर किसी को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही बोरी भर के खरीद कर घर में होर्डिंग करने की जरूरत है। 25 अस्पताल दिल्ली में आपात स्थिति के लिए तैयार किए गए हैं। 8000 सेपरेशन किट्स हैं। इसको लेके बहुत पैनिक की जरूरत नहीं है। इसकी जानकारी और इसके प्रति सावधानी इसका सबसे बड़ा बचाव है। आदत डालनी पड़ेगी कि हम
अपने हाथों को बहुत धोते रहें, बार बार 30 से 40 सेकंड तक ठीक से वॉश करके ही खाना खाएं। हमेशा बिना धोए हाथों को मुंह से, आँखों से, नाक से ना लगाएं, क्योंकि इसी से इसका वायरस का इन्फेक्शन अंदर जाता है। जहाँ भी देश भर में और दुनिया भर में इसको लेके सावधानी बरती गई है, दुनिया के सारे देश इस वक्त सावधानी से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जनता के बीच में और बेसिक तैयारियों के साथ साथ। आगरा से सहयोगी नसीम ने बताया कि यहाँ 6 मरीजों का सैंपल लिया गया है, उनका सैंपल लखनऊ भेजा गया और अब पुणे भेजा जाएगा। जिला अस्पताल में 13 लोगों की जांच हुई है। मंगलवार को जब लखनऊ से रिपोर्ट आई तो प्राथमिक स्तर पर पॉजिटिव पाया गया और इसे आगे की पुष्टि के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया है। 2 लोगों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। आगरा के 2 कारोबारी भाई और उनका परिवार इटली गए थे। 25 फरवरी को उनका परिवार लौटा है तो एक सदस्य को सर्दी जुकाम हुआ, शक होने पर जांच कराई गई। एक फैमिली हमारी जो 2 लोग थे फैमिली मेंबर्स, वो इटली से आए थे, यहीं के आगरा के ही रहने वाले थे, इटली से आए थे, अपनी फैमिली में रह रहे थे। तो उनको, क्योंकि आज की डेट में इटली और ईरान भी चाइना की तरह ही काफ़ी इन्फेक्टेड वहाँ पे है इन्फेक्शन, तो इसलिए उनको हाईली सस्पेक्टेड मानते हुए हम लोगों ने उस पूरी फैमिली के सैंपल लिए। उसमें से जो थोड़े से सिम्टम्स जिसमें लग रहे थे, उनको 6 केसों को हमने भेज दिया, दिल्ली भेज दिया सफदरजंग हॉस्पिटल। बाकी 7 लोगों को उस फैमिली के हमने क्वारंटाइन पे कर दिया, आइसोलेशन में रहेंगे। जो भी होटल में ठहर रहे हैं लोग, तो जो इस तरह के 10 कंट्रीज हैं, उस 10 कंट्रीज की लिस्ट हमने होटल्स में दे देंगे। तो वहाँ से जो भी आएगा हम कोशिश करेंगे कि या तो टूरिस्ट को पहले से ही वहाँ से मना कर दें कि हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सॉरी कह दें, और अगर आते हैं तो हमें इन्फॉर्म करें, हम अपनी टीम भेज के उनको जांच करवा लेंगे। उधर जयपुर में इटली से आए एक पर्यटक का टेस्ट पॉजिटिव निकला है। इनके सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया था, जहां पॉजिटिव पाया गया। तेलंगाना, दिल्ली और जयपुर के इस केस को मिला ले तो सोमवार से भारत में 3 नए मामले पॉजिटिव के आए हैं। इसके पहले केरल में आए थे, जहां अब खबर नहीं देखी गई है। 69 साल के पर्यटक इटली से 22 पर्यटकों के साथ भारत आए थे घूमने के लिए। जयपुर में भी, राजस्थान में भी कई शहरों में गए हैं। इन्हें जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है, जहां इनकी स्थिति नियंत्रण में है। पहले इन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। इनके साथ इनकी पत्नी भी हैं, उनका भी सैंपल पुणे भेजा गया है। रिपोर्ट का इंतजार है। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा है कि सैलानी के साथ होटल में 4 स्टाफ संपर्क में आए, फोर्टिस में 11 स्टाफ संपर्क में आए, उन सभी की स्क्रीनिंग हो रही है। SMS में 37 लोगों की स्क्रीनिंग किया जा रहा है, नर्स, डॉक्टर, स्टाफ जो इनके संपर्क में आए। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी बता रही हैं कि अभी तक 50 से अधिक सैंपलों के सैंपल टेस्ट हुए और इन सभी को अपने घरों में 14 दिनों तक अलग थलग रहना होगा, बंद रहना पड़ेगा। बाकी पर्यटक इटली लौट चुके हैं, उससे पहले ये लोग आगरा भी गए थे। तो जो ही हमें मालूम चला कि पेशेंट सस्पेक्ट है और ये संदिग्ध रूप पॉजिटिव आया है, तुरंत हमारी टीम मौके पर हमारा होटल पहुंच गई। वहाँ पूरी होटल की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग करने के अंदर जो क्लोज कॉन्टैक्ट में 4 जो वहाँ के काम करने वाले कार्मिक मिले, उन्हें तुरंत 108 से अस्पताल SMS में भर्ती कराया जांच के लिए। फोर्टिस अस्पताल में जहाँ वो भर्ती रहे, वहाँ से 11 लोग जो क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, उनके तुरंत टेस्ट करवाए गए उनके। इसके अतिरिक्त जो हमारे आइसोलेशन अस्पताल में जो भी हैं, जो हमारे SMS के अंदर जा रहे हैं, वहाँ भी स्क्रीनिंग जारी है और हम पूरी रोकथाम के पूरे प्रयास कर रहे हैं। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ये बीमारी से बचाव से सबसे अच्छा साधन है। हमें ध्यान रखना है कि हम आप जब मिलें तो बजाय हाथ मिलाने के अभिवादन, हाथ जोड़कर अभिवादन करें। भीड़ भाड़ वाले स्थान से बचें। कोई खांसी, जुकाम, बुखार का कोई मरीज लगे आपको तो तुरंत आप उसको आइसोलेट करें। आगरा में भी चीफ मेडिकल ऑफिसर ने सभी होटलों से कहा कि जो भी इन प्रभावित देशों से आ रहा है उसके बारे में सरकारी एजेंसी से संपर्क करें। आगरा में एक 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। लखनऊ में सऊदी अरब से आए एक व्यक्ति का सैंपल लिया गया है। एक अस्पताल में 14 दिनों तक उसे आइसोलेट करके रखा जाएगा, यानी अब उसका संपर्क बाहरी लोगों से नहीं होगा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ के अलग अलग अस्पतालों में 70 से अधिक आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। 6 लोगों को निगरानी में रखा गया था।
5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कुछ नहीं निकला। लखनऊ एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग डेस्क लगा है। इस डेस्क पर 6 डॉक्टर, 8 पैरामेडिकल स्टाफ हैं। दुबई, हांगकांग, चीन, सिंगापुर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है। हर अस्पताल में 2 लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कोरोना के केस में सैंपल कैसे लेने हैं। नोएडा के चीफ मेडिकल अफसर अनुराग भार्गव ने कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1000 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है कि जो भी विदेश से लौट रहे हैं उनके बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाए। 13 देशों से लौटने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं। बेंगलुरु से तेलंगाना आए एक युवक को भी जांच में पॉजिटिव पाया गया, उसे कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है। तेलंगाना ने सभी स्कूलों और अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तेलंगाना वाले जहां भी बेंगलुरु में रुके हैं वहां के लोगों को निगरानी में रखा गया है। बेंगलुरु के ग्रैंड शेरेटन होटल में 100 होटल ने 150 कमरे की बुकिंग कैंसिल कर दी है। दुबई से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु आया जो यहीं के एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता है। 2 दिनों तक यहाँ उसने दफ्तर में काम किया। फिर वो जब हैदराबाद गया तब पता चला कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है। इस खबर के फैलते ही कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कर्नाटक सरकार ने फौरन एक आपातकालीन बैठक बुलाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उसके बाद 2 मंत्रियों ने, स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में के जरिए लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उसके हिसाब से तैयारी यहाँ पहले ही पूरी कर ली गई थी, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है बेंगलुरु जहाँ देश विदेश से बड़ी तादाद में प्रोफेशनल्स आते हैं। हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था तो है ही है, साथ ही साथ बंदरगाहों पर भी व्यवस्था की गई है। दूसरे राज्यों से जो लोग कर्नाटक आते हैं उनकी भी जांच की जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये IT इंजीनियर कैसे बच गया इस जांच से, अगर जांच इतनी सख्त है तो। कर्नाटक का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से ये बताया गया कि तकरीबन 700 के आसपास सरकारी अस्पतालों में खास तौर पर बेड्स का इस्तेमाल किया गया है। वार्ड्स बनाए गए हैं। पूरे हर जिले में कोई भी सस्पेक्ट होगा तो उसे फौरन इन अस्पतालों में ले जाया जाएगा, जो सरकारी अस्पताल हैं। साथ ही साथ राज्य के जो निजी अस्पताल हैं इसमें भी तकरीबन 1700 के आसपास बेड्स की व्यवस्था की गई है। ग्रैंड शेरेटन होटल जो बेंगलुरु का है उसमें लोगों ने ही अपनी तरफ से कैंसिल कराए, तो इतना भी घबराने, अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है। उधर एयरपोर्ट को लेकर दिशा निर्देश अलग से भारत सरकार ने फिर से अपने सख्त किए हैं और कहा है कि दक्षिण कोरिया, जापान, इटली और ईरान के नागरिकों का वीज़ा रद्द किया जाता है। चीन के नागरिकों की वीज़ा पर पाबंदी लगी रहेगी। 1 फरवरी के बाद जो भी विदेशी नागरिक इन 5 देशों से होकर भारत आना चाहते हैं, गए हैं वहां पर, उनका वीज़ा रद्द हो गया है। राजनयिकों को रियायत दी गई है, लेकिन उन्हें स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। सरकार सतर्क होने लगी है। 26 दवाओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। रसायन मंत्री ने भी सारी दवाओं के स्टॉक का, कच्चे माल का एक तरह से मूल्यांकन किया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि बीमारी को गुप्त रखें, पैनिक ना करें, परेशान ना हो, सतर्क जरूर रहें, सफाई का ख्याल रखें। जैसे जैसे और दूसरे देशों में भी जैसे जैसे कंट्री सिचुएशंस इवॉल्व करेंगी उसके हिसाब से द रिस्ट्रिक्शंस में बी फर्दर एक्सटेंडेड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। हम लोग जो इंडियंस हैं उनको विशेष रूप से एडवाइज करना चाहते हैं कि विशेषकर ईरान, इटली, कोरिया और सिंगापुर, इन स्थानों पर जितना भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल है उसको वो लोग पूरी तरह से अवॉइड करें। ईरान में 2336 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यहां 66 लोगों की मौत की खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 15,000 कार्यकर्ता ईरान पहुंचने वाले हैं। 1 लाख लोगों की ये स्क्रीनिंग करेंगे। ईरान के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 3 लाख लोगों की टीम घर घर जाकर सैंपल लेगी और जांच करेगी। ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। इसके कारण कोरोना वायरस की मेडिकल किट का दिक्कत हो रहा है, आयात करने में दिक्कतें आ रही हैं। ईरान के कौम शहर में सबसे पहले संक्रमण के मामले सामने आए, फिर बाद में तेहरान में आए। वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी
और वहाँ की संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र मौजूद हैं। कश्मीर से बहुत सारे छात्र वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। ईरान से कई लोगों ने हमसे संपर्क किया है ईमेल के जरिए कि भारत सरकार किसी तरह उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल दे। मैं ज़ियारतों के लिए आई हुई थी ईरान। 18 फ़ेब को आई थी और हमारा 10 डेज़ का टूर था। उसके बाद में हमारी जो फ़्लाइट थी ईरान एयर IR 810 वो कैंसिल हो गई फ्राइडे को और 5 दिन से हम यहाँ पर अटके हैं। सिर्फ एक रूम में बंद है। मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत ओल्ड एज पेरेंट्स है। वो मेरे फादर की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है और वो हार्ट पेशेंट है, पैरालिटिक पेशेंट भी है। यहाँ दवाइयाँ भी हमको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही। हम साथ में सिर्फ 10 दिन की मेडिसिन लेके आए थे, वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग एम्बेसी से हेल्प मांग रहे हैं तो एम्बेसी हमको कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हमने उनको बोला कि अकोमोडेशन फूड हमको कुछ दिया जाए, वो भी हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। हम एक कमरे में बंद है और अब हमको ये डर लग रहा है कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमको भी कोरोना होने का डर है। जितने भी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं आइसोलेशन में रह के हम वो ले रहे हैं। पर अब हमारा जो टूर था, जिस टूर से हम आए थे, उन्होंने भी अपने हाथ हमसे हटा लिए हैं और वो बोल रहे हैं कि आप अपना सब कुछ जो खर्चा है वो खुद करिए। यहाँ मेन प्रॉब्लम हमें जा रही है वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। किसी को उर्दू, हिंदी, इंग्लिश नहीं आती है और हम लोगों को फारसी नहीं आती है। तो अब हम बहुत मुश्किल में हैं। इफ़ यू कैन हेल्प, प्लीज़ हेल्प अस। हमने कुछ दिन पहले प्राइम टाइम में डॉक्टर अनिल गुट्टू से बात की थी कि कोरोना वायरस के क्या लक्षण हैं, कैसे आप सामान्य वायरस, बुखार, खांसी, सर्दी और कोरोना वायरस में फर्क करेंगे। बेहद आसान है और इससे बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर गुट्टू को ध्यान से सुनें। सतर्कता और बचाव ही इलाज है। क्योंकि इसका इलाज कुछ नहीं है और बचाव में ही इलाज है। और बचाव में एक तो आम जागरूकता जो कि अब जगाई जा रही है, मतलब हाथ साफ रहे, हाथ और ये जो एरिया है, चेहरा साफ रहे, नाक, आंख, मुंह, ये टी एरिया जो है, हाथ इस पर नहीं लगना चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए। और यही एरिया है चेहरे का, टी बोलते हैं, टी के शक्ल में ये दिखता है हाथ में। इधर से ही हर कीटाणु निकलता है और आता है। तो इस एरिया को क्या करें फिर? इस एरिया को बचने के लिए पहली चीज तो ये जो एक कॉमन चीज हमारी होती है, क्या कुछ चीज छुई या फिर अपने आप ही ऐसे ऐसे किया, हम सब में होती है, स्वाभाविक। ये तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आदमी करता रहते हैं ऐसे। तो ये थोड़ी सी जागरूकता आने के बाद, जैसे मेरे में भी ये थी आदत, आप नहीं टच करते हैं, लेकिन अब ओपीडीज में बैठ के आप नहीं करते, नहीं, अब ऑटोमेटिकली वो रुक जाता है हाथ। तो ये पॉसिबल है। दूसरा, रेस्पिरेटरी हाइजीन जिसको बोलते हैं, कि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो कैसे करते हैं आम हम लोग, तो रुमाल रखें नाक पर। आम क्या करते हैं, ऐसे हाथ किया आछू, या ये भी नहीं किया तो आछू या आँखू। तो जब हाथ के अंदर हमने आप छींक दिया या खांस दिया तो ये हाथों में कीटाणु भर गए और जब ऐसे छुआ, हाथ मिलाया, किसी को ऐसे किया, अपने वो फैलते जाते हैं। जब आपने हाथ कहीं भी रखा तो मतलब हाथ कम मिलाए, नमस्कार ज्यादा करें। यस। और दूसरा कि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो अगर रुमाल है या कोई टिश्यू पेपर है तो उससे करें, हाथ से नहीं या वैसे नहीं। अगर ये भी नहीं है तो मुड़ी हुई कोहनी को ऐसे लाके छू, मुड़ी हुई कोहनी को आगे रख के कर दें। अगर अपना उतना समय नहीं है या रुमाल नहीं है, ये भी ठीक है। रुमाल या टिश्यू पेपर में छींकना भी ठीक है, लेकिन नंगे हाथों में छींकना या ऐसे ही छींकना या खांसना, ये एक किसी को कोरोना वायरस हुआ है वो उसको कैसे पता चलेगा और उसको किस प्रकार के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कोरोना वायरस हुआ है, हाँ, तो ये अभी इस वक्त ये पूछा गया सवाल काफी रेलेवेंट है। क्योंकि ये मौसम बदलने का समय है और लगभग सभी को फीवर हो जाता है, फीवर, खांसी, जुकाम फैला हुआ है। तो क्या ये सब जो हो रहा है कोरोना है? और अगर कोरोना है तो हम कैसे पहचानें? तो ये आपका सवाल है। उसमें कोरोना का जो शक है या संभावना है होने की, वो 2 फैक्टर्स पे आधारित है। पहला, उस व्यक्ति को 2 चीजें होनी चाहिए। बुखार, जो कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस, यानी हाई बुखार, तेज बुखार। कितने दिनों तक? पिछले 10 दिनों में कभी भी।
10 दिन। ओके, 10 दिन से ज्यादा है बुखार 10 दिन में अगर लगातार 104 रहे तो आप ये कह रहे हैं या 10 दिन में कभी अंदर कभी 104 बुखार रहा हो या है, तो क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है, बुखार जो होता है इसका 10 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाता है अपने आप से ही। तो 10 दिन का जो ये टाइमलाइन है, इसके अंदर अगर आपको तेज बुखार, पहली चीज, दूसरा लक्षण है खांसी, सूखी खांसी। अब एक चीज जो होती है, आम जुकाम होता है, आम जुकाम, उसके लक्षण कहां आधारित होते हैं? वो सारे लक्षण केंद्रित होते हैं नाक और गले में। छींक, नाक बंद, नाक बहना, गले में दर्द, नाक और गला और बुखार। ठीक। कोरोना वायरस में ये देखा गया है अभी तक कि नाक के जो लक्षण हैं, नाक बंद होना, नाक बहना, नाक में दर्द, ये नहीं देखे गए हैं। ये वायरस सीधा फेफड़ों में हमला करता है और इसका लक्षण, पहला लक्षण और मुख्य मूल लक्षण है खांसी, सूखी खांसी। बलगम भी ज्यादातर नहीं मिलेगा। तो तेज बुखार पिछले 10 दिनों में कभी भी, प्लस खांसी, सूखी खांसी, ये कोर लक्षण है, जो मूल लक्षण है। नाक के पास आराम रहे, मतलब हाँ, नाक तो वो जो आजकल बुखार की तरह ना हो कि यहाँ पर जकड़ा हुआ है, वो बुखार कोरोना तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास। वो जो नाक वाली जकड़न वाला बुखार है, वो आम सीजनल वायरल फ्लू है, आम, वो अपने आप ठीक हो जाता है 3 से 4 दिन में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ही बता सकते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम बीजेपी की विधायक कोरोना वायरस से जो उपाय बता रही हैं वो कितना सही है। क्या स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इन उपायों को कोरोना वायरस के संदर्भ में वैज्ञानिक मानते हैं, पुष्टि करते हैं तो जरूर ट्वीट करें। ঋষি মুনিবিলাকতো যে গৰুৰ গোবৰেৰে যজ্ঞ কৰিছিল, গৰুৰ গোবৰৰ লগত অলপমান আয়ুৰ্বেদিক দ্ৰব্য মিলাই এনেকুৱা ধৰণৰ যজ্ঞত আহুতি দিছিল। সেই গোটেই 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ অঞ্চল মানে ধোঁৱাটোৱে পবিত্ৰ কৰি দিয়ে। মই ভাবো যে কৰোনা ভাইৰাছটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি প্ৰয়োগ কৰো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। आज की सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसे मनोकायिक बीमारियों से मुक्ति चाहिए, यानी मन और शरीर से जुड़ी हुई जो व्याधियां हैं उनसे उसे मुक्ति चाहिए। और मनोकायिक बीमारियों से अगर व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, यानी मानसिक तनाव से मुक्ति पा ली और अपने पेट जनित बीमारियों से मुक्ति पा ली, तो न उसे ब्लड प्रेशर होने वाला है, न उसको हार्ट अटैक होने वाला है, न उसको किडनी फेलियर होने वाला है, न उसका लीवर खराब होने वाला है, और न ही उसको किसी प्रकार की किसी कोरोना वायरस के चपेटे में आने की आवश्यकता ही पड़ेगी। वो अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में सफल हो सकता है। योग के अपने फायदे हैं, लेकिन क्या योग करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? अगर ऐसा है तो इसकी पुष्टि हो, गौमूत्र से इलाज होगा, यह भी भारत सरकार को बताना चाहिए। कुछ चीन भी 2-4 टैंकर गौमूत्र का भेज देना चाहिए। नहीं तो बीजेपी को, अपने नेताओं और विधायकों को यह समझाना चाहिए कि वे अपनी तरफ से कोरोना वायरस की दवा या सलाह बेचने का उपाय ना करें। कोरोना वायरस अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती लेकर आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस वायरस के फैलने के कारण दुनिया के वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव देखा गया है। भारत में इसका असर सीमित रहा है। अभी तक रिजर्व बैंक वैश्विक और भारतीय बाजारों पर नजर रख रहा है। जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाए जाएंगे। ब्रिटिश एयरलाइंस ने 200 से अधिक फ्लाइट्स उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। इटली जाने वाली दुनिया की कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द की हैं। पर्यटन पर बुरा असर पड़ रहा है। ट्विटर ने हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया के 5000 कर्मचारियों से कहा है कि घर में ही रहें, काम करें और बहुत कम जरूरत हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आमने सामने की बैठक करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। गैर जरूरी बिजनेस यात्राओं को बंद कर दिया गया है। अमेरिका की कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित कर दिया गया है। इन सब का आर्थिक असर भी हो रहा है। यात्राएं बंद होंगी तो पर्यटन और होटल उद्योग को भारी नुकसान होगा। एक और खबर है दूसरी, नागरिकता संशोधन कानून के मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इस मामले में की सुनवाई में उसे भी पार्टी बनाया जाए, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के इस कदम पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है।
उधर ईरान के विदेश मंत्री ने भी दिल्ली दंगे की कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि जिस तरह से भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आयोजन किया गया है वो ठीक नहीं है। ईरान सदियों से भारत का मित्र रहा है। हम भारत से मांग करते हैं कि सभी भारतीयों के हित को सुनिश्चित करे और बेसिर पैर की गुंडागर्दी को रोके। भारत इससे भी नाराज हो गया है और ईरान के राजदूत को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ब्रेक के बाद दिल्ली दंगों से जुड़ी खबरें। दिल्ली दंगों में 93 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। सोचिए, इस तादाद में गोलियां चली हैं। 13 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के 45 मामले दर्ज किए हैं। इससे अंदाजा मिलता है कि दिल्ली दंगों में बंदूकों का किस तरह से खुलकर इस्तेमाल हुआ है। कुछ वीडियो तो वायरल हुए हैं गोली चलाने के, लेकिन आर्म्स एक्ट के 45 केसों की संख्या बता रही है कि अभी और अपराधियों का सामने आना बाकी है। यह भी कि गोली चलाने वाले इलाके के ही लोग थे या बाहर के। जैसे इस वीडियो में गोली चलाने वाला शाहरुख इसी इलाके का है। शाहरुख की यहाँ जुराबों की फैक्ट्री है। जितना हिस्सा वायरल हुआ उतने में ही शाहरुख की पिस्टल से गोली चलने की 2 से अधिक बार आवाजें आती हैं। शाहरुख ने दिल्ली पुलिस के जवान दीपक दहिया पर पिस्टल तान दी थी, मगर दीपक भी अपनी जगह से पीछे नहीं हिले। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद भी यह दिल्ली में ही रहा, लेकिन वहां से पंजाब और फिर शामली चला गया, यूपी के शामली में, जहां से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया है। पुलिस के अनुसार 2 साल पहले ही इसने पिस्टल ली थी। पिस्टल अभी बरामद नहीं हुई है। यह भी जांच का विषय है कि शाहरुख की पिस्टल से निकली गोलियों से किन किन लोगों को हानि हुई है। पिस्टल रिकवर की कोशिश कर रहे हैं। ये मुंगेर का पिस्टल है। इसका एक साथी था जो इसकी फैक्ट्री में काम करता था। ये आदमी अपने ही घर में जुराबों की फैक्ट्री चलाता है। उसमें कोई लेबर काम करता था, मुंगेर का था। उससे इसने 2 साल पहले लिया था। सर, इस तरह के इसने फायरिंग की, फायरिंग का रीजन क्या था? इसने बताया कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी तो ये तैश में आ गया और स्पर ऑफ मूवमेंट पे इसने फायरिंग कर दी। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका? क्योंकि वो अचानक से पिस्टल लेके आता है, फायर कर देता है। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? इसका अपना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी नहीं मिला है। इसके पिताजी का एक केस है नारकोटिक का और फेक करेंसी का। इसका अपना रिकॉर्ड नहीं है। बाकी किस गैंग से कोई तल्लुक रखता है, अभी इस पर इन्वेस्टिगेट जारी है। जो इससे पता लगा है, शौक की फैक्ट्री चलाता है, मॉडलिंग का शौक रखता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है, अपलोड करता है। दिल्ली दंगों में हुए आर्थिक नुकसान का मूल्यांकन अभी बाकी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिव विहार का दौरा किया, जहां बड़ी संख्या में बेकरी जला दी गई है और लूटपाट भी हुई है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि सोमवार रात तक उनके पास जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार दिल्ली दंगों में 327 से अधिक दुकानें जलाई गई हैं। 79 घर पूरी तरह जलाकर राख कर दिए गए हैं। 168 घरों को भी काफी हद तक जला दिया गया है। 40 घरों को आंशिक रूप से जलाया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अंतिम संख्या नहीं है, अभी और बढ़ सकती है। दिल्ली हिंसा में घायलों की संख्या 442 हो गई है, मरने वालों की संख्या 49। मुस्तफाबाद के बाबू खान के 2 बेटों का शव नाले से मिला है मंगलवार को। आमिर की उम्र 30 साल की है और हाशिम की 19 साल। हाशिम की बुधवार को लगा कि सब ठीक है, तब दोनों गाजियाबाद से मुस्तफाबाद की तरफ निकल गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। आपके बेटे जिस रोज दंगे हो रहे थे सोमवार को, पिछले सोमवार को 24 और 25 तारीख को यहाँ नहीं थे। कहाँ गए थे वो लोग? मेरे बेटे वहाँ थे, क्या नाम है, यूपी में। और मेरी ससुराल में मेरी घरवाली भी वहीं रह रही थी, क्या नाम है, मेरे ससुर साहब की तबीयत खराब चलती। तो मेरी ये बेटी यहाँ पढ़ती है नीमून में। तो मेरा बेटा छोटा उसे छोड़ने गया था। उसके बाद यहाँ माहौल ख़राब हुआ। मौजपुर चौक पे जो नेताओं ने भड़का भाषण दिए थे, मैंने कहा बेटे यहाँ माहौल ख़राब है, यहाँ मत आना। ठीक है पापा, न्यूज़ देख लिया, मैं नहीं आ रहा। 3 दिन मेरा बेटा हुआ। जब मीडिया ने दिखा दिया सब कुछ शांति है, पुलिस फोर्स आ गई है, सारा इंतजाम बढ़िया, कुछ नहीं है, जब मेरा बेटा बड़े बेटे को लेके और वो घर के लिए आ रहा था 26 तारीख को, बस वहाँ मेरे बेटे ने आके मेट्रो स्टेशन जो गोकुलपुरी थाना है उसके नीचे से रास्ता आ रहा है क्रॉस, वहाँ से 5 मिनट में यहाँ आ जाता हूँ। वहाँ से मेरे बेटे ने फ़ोन कराया, कहाँ से करा मुझे नहीं पता। उसने कहा 5 मिनट में मैं घर पे आ रहा हूँ और यहाँ आ चुका हूँ मैं नहर के आसपास में।
मेरे बेटे ने कॉन्टेक्ट करा उससे कि भाई 5 मिनट का टाइम दिया, अभी तक नहीं आई, स्विच ऑफ। उसके बाद सर हम मिलाते रहे, हमारे बच्चे का कोई पता नहीं है, स्विच ऑफ। हमने इधर भी इधर पूछा, कहीं पता नहीं चला। फिर सुबह को हम थाने पहुँचे, थाने वालों ने हमें फ़ोटो दिखाए कि इनमें देखो कोई है तुम्हारा। मेरी बेटी मेरे साथ में, उसने पहचान ली है। बस एक तो ये है कि दंगा कर रहे, उन्होंने उसके चक्कर में मारे गए। मेरे तो रास्ते में आ रहे, मेरे बच्चों को क्या कसूर है बताओ। आपने अपनों को खोया है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे देश को, क्योंकि आपने अपनों को खोया है, कोई अपनों को ना खो। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए। सर मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस माँ के 2 लाल चले गए, उसके जी से आप क्या बीत रही है। बाकी किसी और के लाल नहीं जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस इन दंगों में दिल्ली बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नेता हैं उनका घर जल गया। हापुड़ जिले के उपाध्यक्ष मोहसिन अली की भी मौत हो गई। मोहसिन भी बीजेपी के ही सदस्य थे। मोहसिन काम की तलाश में दिल्ली आए थे, उनकी कार जला दी गई। रविश रंजन शुक्ल की रिपोर्ट। ऊपर सब लूटपाट कर ली। सामने सैमसंग की एलईडी लगी हुई थी, 1.5 लाख रुपए की लाया था मैं, वो उतार के ले गए। ऊपर की सारी एलईडी गायब है, आप जाके देख लो। 30 साल से भागीरथ विहार में रहने वाले अख्तर रजा 7 दिन बाद अपना जला घर देखने आए हैं। घर के अंदर तबाही का मंजर है। दंगे में बामुश्किल जान बच पाई, बाकी सब दंगाइयों ने या तो लूट लिया या जला दिया। वो खुद बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पुलिस और कपिल मिश्रा से नाराज दिख रहे हैं। पुलिस को कॉल की, पुलिस की तरफ से पॉजिटिव बात हुई, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई मदद नहीं आ पाई। बीजेपी के नेताओं से मेरी जिन लोगों से बात हुई, सबने सहानुभूति भी दिखाई और ये भी कहा कि अख्तर भाई गलत हुआ बहुत ज्यादा। भागीरथ विहार में अल्पसंख्यक समुदाय के ही घरों को दंगाइयों ने निशाना बनाया। अख्तर रजा ने कुछ को पहचाना भी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मैक्सिमम दंगाई बाहर के थे, मैं इस चीज़ को मानता हूं, क्योंकि मैं इसी कॉलोनी में मेरा जन्म हुआ है और लगभग 33 साल मेरी उम्र हो रही है और 20 साल से मुझे अच्छी तरह होश भी है। लेकिन कुछ लोग थे, आइडेंटिफाई भी हैं, नज़रों में है, शिकायत दी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं है। ये है दर्द अख्तर रजा का, जो कि खुद बीजेपी के लीडर हैं और अभी भी उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो नफरत फैलाने वाले नेता हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी मजहब के हों। इस दंगे के शिकार मोहसिन अली भी हुए हैं। वो हापुड़ में अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। काम के सिलसिले में वो दिल्ली आए थे। दंगाइयों ने उनकी कार जला दी। अब पुलिस उनके शव को डीएनए परीक्षण के लिए भेजा है। दंगा खत्म होने के बाद अब मुआवजा देने के लिए मंत्री से लेकर संतरी पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जान बामुश्किल बच पाई है वो अब भी अपने घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और दंगाई से रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। 100 नंबर भी कॉल करी, पूरी रात ये बच्चे फंसे रहे। पूरी रात इन्होंने वो यहाँ आग लगा के दायरे के अंदर बच्चों ने जिंदगी और मौत का सामना करते हुए बहुत हिम्मत से, हाँ, वहाँ भूस के कट्टे लगे हुए थे। जो भैंसों के लिए हम चारा इकट्ठा करते हैं, वो भूस के कट्टे वहाँ लगे थे। उसके पीछे जब दंगाई ज़्यादा बढ़ते चले गए, उसके बाद ये बच्चे कूद के किसी तरीके से उस भूस के कट्टों के पीछे गए। उस कट्टों के पीछे इन बेचारों ने अपना मुंह दबा के कैसे न कैसे पड़े रहे। ये अब दंगा पीड़ितों का भरोसा दोषियों को सजा और बेहतर कानून व्यवस्था से ही आ पाएगा, जो प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नई दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।